जो हमारे देश में अभी हो रहा है, ये इंडिया में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पहले इज़राइल बोलकर एक मुल्क है, इधर ये पूरा फार्मूला उधर किया गया फार्मूला है। ये कोविड के बाद, कोरोना के बाद जो रामनवमी के नाम पर जो हमारे देश में अभी हो रहा है, ये वक्त की इंतज़ार करके थे ये लोग। दे वर वेटिंग फॉर द टाइम। इंतज़ार करके जैसा वक्त आया तो इसको शुरू किए। ये कहीं कोई टपोरी लोग बैठकर प्रोग्राम करके इसको शुरू नहीं किए। इसको इंडिया का जो एस्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम से ये देश का गवर्नमेंट इसको चला रहा है। तकरीबन देश के बहुत सारे स्टेट्स में रामनवमी के नाम पर जो प्रोग्राम, जो जुलूस निकाले गए, ये जुलूस का एक मकसद है। वो मकसद को पूरा करने के लिए वो जुलूस निकाले गए। पहला मकसद क्या है? पहला मकसद ये है कि मुसलमान, उसको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिले, उसको कोई सहूलत नहीं, कुछ भी नहीं, कम सहूलत में भी मुस्लिम मोहल्ला में, मुस्लिम एरियाज में, गेटोस में जाकर मुसलमान वहाँ खुश है। इंडिया के 80% मुसलमान गेटो में ही रहते हैं। स्लम एरिया से थोड़ा अच्छा, पॉश एरिया से थोड़ा कम, गेटो बोलते हैं उसको। ये गेटो में मुसलमान जाकर जीते हैं। वो गेटो में ये आरएसएस के गुंडे 2000-3000 लोग जुलूस निकालकर उधर जाएंगे। उधर जाकर हमारे नबी के खिलाफ नारे निकालेंगे, हमारे मस्जिदों के खिलाफ बात करेंगे। ये सब करने के बाद एक भी मुसलमान नौजवान या 2-4 लोग आकर उसको रोकेंगे तो उधर जो है हंगामा शुरू हो जाएगा। वो एक बहाना। मस्जिदों पे हमला करेंगे, मुस्लिमों के घरों पे हमला करेंगे, दुकानों पे हमला करेंगे, जलाएंगे, सब करेंगे। उधर मुसलमान रोकने के लिए आएगा तो उसके घर को टारगेट करेंगे, उसके घर को टारगेट करेंगे। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? क्या हो रहा है दिल्ली में, जहांगीरपुरा में क्या हो रहा है? विदाउट परमिशन मुस्लिम मोहल्ला में यह जुलूस निकाला गया। यह जुलूस निकालकर मुसलमानों को टारगेट किया गया। सरकार, जो लोग जुलूस निकाले, जो लोग आकर जुल्म किए, जो लोग आकर हमारे नबी के खिलाफ बात किए, जो लोग आकर मुसलमानों पे हमला किए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार उल्टा क्या करेगी? इसके घर से पत्थर आया, उसके घर से पत्थर आया, इसका घर थोड़ा इलीगल है, उसका घर का बालकनी थोड़ा बाहर आया है, उसका घर का स्टेयरकेस ठीक नहीं है, बोलकर उसके घर को तोड़ेंगे। मैसेज बहुत क्लियर है। मैसेज बहुत क्लियर है। मैसेज क्या है? दुश्मन के तरफ से मैसेज बहुत क्लियर है। आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं, आपको सहूलत नहीं, आपको कुछ भी नहीं। आप जाकर मुस्लिम मोहल्ला में, गेटों में भी आप जिएंगे, उधर भी आकर आपको हम लोग मारेंगे, उधर भी आकर हम लोग आपको मारेंगे। उधर आपको रोकने के लिए कोई आया, आपको बचाने के लिए कोई आया, उसका घर को तोड़कर हम गिरा देंगे। कल के दिन कोई हिम्मत करके नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। आपको बचाने के लिए किसका घर तोड़ा गया? क्या वो चोर थे, वो मक्कार थे, फ्रॉड थे? कुछ नहीं थे। हिम्मत वाले मुसलमान बच्चे वो आकर रोकने के वजह से उनका घर तोड़ा गया। ये फार्मूला, ये कोई इंडिया का फार्मूला नहीं है। इजराइल में यही होता है, ऐसे ही आकर तोड़ा जाता है। बंदूक लेकर आने वाले, पेट्रोल बम्स लेकर आने वाले, तलवार लेकर आने वाले, ये सब आतंकवादी नहीं है। पत्थर लेकर अपने घर की हिफाजत, अपनी मोहल्ले की हिफाजत करने वाले आतंकवादी बन गए इस देश में। टेररिस्ट बोलकर उनको टारगेट किया जाएगा। मीडिया क्या करेगी? उसके बाद मीडिया ट्रायल चलाएगी। ये सब बातों को 30 साल पहले ही पॉपुलर फ्रंट के लोग हम बोले, 30 साल पहले ही बोले यही होने वाला है। आप समझते होंगे ये जहांगीरपुरा में हुआ, आप समझते होंगे ये जो है मध्य प्रदेश में हुआ, आप समझते होंगे ये इधर हुआ। क्या आप समझते हैं कल मैसूर में नहीं हो जाएगा? क्या आप समझते हैं कि ये कल बेंगलुरु में नहीं हो जाएगा? क्या आप समझते हैं कि उधर का मामला है? ये उधर का मामला नहीं है।
ये पूरा देश में फैलने वाला है। आज हम लोग इसको नहीं रोकेंगे। आज वी स्टिल हैव टाइम। पानी सिर्फ यहां तक आया है, पानी सिर्फ यहां तक आया है, अभी डूबने के लिए वक्त है। अभी भी हम लोग काम नहीं करेंगे, अभी भी हम लोग जो है इसको रोकने का इंतजामात नहीं करेंगे तो हम डूब जाएंगे। हाँ, हम डूब जाएंगे, मगर हमारी नस्ल क्या बनकर इस देश में जिएगी? हमारी नस्ल इस देश में क्या बोलकर जिएगी? संविधान, इस देश का निजाम, इस देश का सिस्टम, यह सब कहां चला जाएगा? भाइयों, बात करने के लिए बहुत डिटेल्स है। गेटोस में जाकर, गेटो क्यों बना, क्यों मुस्लिम गेटोस में जाते हैं? व्हाई डू दे गो टू गेटोस? गेटोस में इसलिए जाते हैं कि वो लोग पॉश एरिया में जी नहीं सकते, वो लोग अच्छे अच्छे एरियाज में घर खरीद नहीं सकते। मुसलमान एडजस्ट करते 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 द एक्सट्रीम एडजस्टमेंट ये है कि उसको 10 आदमी जीने के जगह में 100 आदमी जीते। आज आप जाकर देखो बेंगलुरु के गोरीपाड़िया में, आप देखो बेंगलुरु का केजीहल्ली में, आप देखो बेंगलुरु का डीजेहल्ली में, आप देखो सारे पाड़िया में। ये सब क्यों बना? ये सब इसलिए बना कि दूसरे लोगों के साथ उन्हें कॉम्पीट नहीं कर सकते, उतना कमा नहीं सकते वो लोग। उसके वजह से जितनी बुनियादी बेसिक सहूलत मिलती उसमें एडजस्ट करके जीते वो लोग। उधर भी जाकर हमला करके आएंगे, उधर भी जाकर आएंगे। अब ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत मोटी मोटी मिसाल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। मोटी मोटी मिसाल से, जंगल में 10, 12, 15 हिरन रहते, 15-20 हिरन झुंड में रहते। भेड़िया आकर उसको हमला कर करके जाता है तो 2-4 सिंग वाले हिरन आकर बोलते हैं, भाइयों हम घास खाना, हम ये करना, हम वो करना सब कर सकते हैं, मगर उसके लिए हम जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हम जिंदा नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हम उस भेड़िया से मुकाबला करना है। वो भेड़िया काटने आएगा तो हम उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। उसके लिए आप प्रोटेस्ट करेंगे, उसके लिए आप हैंडबिल डालेंगे। वो आकर आपकी मस्जिद को तोड़ेगा तो आपको उसके हाथ को पकड़कर रोकेंगे। क्या क्या करना है वो आपको करना है, वो आपको करना है, मगर उस भेड़िया के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। तो उस वक्त पर ये घास खाने वाले हिरन क्या बोलते हैं, ये सिंग वाला जो हिरन है वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये पीएफआई एसडीपीआई यही बड़ा प्रॉब्लम है। ये एसडीपीआई पीएफआई खत्म हो जाएगी तो हम घास खा के अच्छा जी सकते हैं, हम सुकून से इस दुनिया में रह सकते हैं बोलकर ये बाकी हिरन बैठकर डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं। वही ये मुस्लिम कौम की हालात है। अभी ये मुस्लिम कौम क्या समझती है, ये सिंग वाली जो हिरन, ये पीएफआई एसडीपीआई आकर लड़ती है, इसके वजह से प्रॉब्लम है, इसके वजह से प्रॉब्लम है। कल के दिन ये भेड़िया, ये जो 2 सिंग वाली हिरन आकर लड़ती है आपके लिए, हर वक्त पर आके खड़ती है आपके लिए, कल उसकर मार को गिरा देगा तो आप घास खा के जो मोटे होकर फल के रहेंगे तो आपको कौन खाएगा? आपको कौन खाएगा? ये छोटा मोटा मिसाल है। ये स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, यूनियन स्ट्रेंथ, एक पे हमला सब पे हमला, एक पे हमला सब पे हमला। वो हिजाब के मामले में भी वो 4-5 बेटियों पे जब हमला हुआ, ये पूरी मुस्लिम कौम सब पे हमला बोलकर खड़ती। क्या हिम्मत होती, क्या हिम्मत होती? ये मस्जिदों के आगे आकर पत्थर मारने वाले लोग जब पत्थर मारते, बाकी सब मस्जिद के लोग एक पे हमला सब पे हमला बोलकर खड़ते तो हमला होता? होता नहीं होता। हम बोलते कि मैं जमात इस्लामी, हम बोलते कि हम तबलीग वाले, हम बोलते कि हम जो है अहले हदीस, हम बोलते वो, हम बोलते ये, और हम बोलते वो मस्जिद के 4 नौजवान जो है वो ठीक नहीं भाई, उसके वजह से हुआ। ये दीवानों को कब समझा सकते हैं? कब ये लोग जागेंगे? कब ये लोग जागेंगे? भाइयों, आज ये रमजान का महीना चल रहा है। रमजान में एक फैशन बन गया है ऐसे इफ्तार पार्टीज करना, एक फैशन बन गया है। और ये इफ्तार पार्टी करने वाले लोग समझते हैं ये इफ्तार पार्टी करने के वजह से ये देश में जो आरएसएस का जो जुल्म है, हिंदू राष्ट्र बोलकर ये सारवारकर का खोखला एजेंडा है, वो हिंदू राष्ट्र को हम रोक सकते हैं। कुछ नहीं होने वाला इसमें, कुछ होने वाला नहीं इसमें। ये इफ्तार पार्टीज ये सब करके कुछ होने वाला नहीं। मैं इफ्तार पार्टी के स्टेज में खड़ के बोल रहा हूं, जब तक हम आरएसएस के एजेंडे को मुकाबला नहीं करेंगे, जब तक हम आरएसएस की जुल्म और बर्बरियत को हम मुकाबला नहीं करेंगे,
ये इफ्तार पार्टीज, ये पार्टी से कुछ होने वाला नहीं है। यस, ये इफ्तार पार्टी करना है, ये इफ्तार पार्टी करना है। ये किसको करना है? ये सेक्युलर जो लोग हैं, सेक्युलर जो हिंदूस है, सेक्युलर जो दलित है, सेक्युलर जो क्रिश्चियन है, सेक्युलर जो मुस्लिम्स है, उनके लिए इफ्तार पार्टी, उनके लिए बिरयानी खिलाएंगे। मगर जो तलवार लेकर हमारे मोहल्ले में आएगा, उसको ये इफ्तार पार्टी कुछ करने वाला नहीं है। अब ये इफ्तार पार्टी चलाने वाले लोग समझ जाते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। इंडिया के मुसलमानों के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी बेंगलुरु में एक फैशन बन गया, पूरे इंडिया में एक फैशन बन गया इफ्तार पार्टी करना। इफ्तार पार्टी करो भाई, उनके दिलों को जीतो भाई, उनके मोहब्बत पैदा करो भाई, उनके पैर में जाके पड़ जाओ भाई। कितना भी ये हिरण जाकर उसके पैर में पड़ेगा, भेड़िया उसको छोड़ने वाला नहीं। सिंग वाली हिरण के साथ बाकी हिरण जम जाएगा, जिंदा इज्जत के साथ इस देश में जी सकता, वरना जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जो होने वाला है वो हो जाएगा। तो भाइयों, मैं बहुत खुशी से ये इफ्तार पार्टी में दो चार बात आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत खुशी से, रमज़ान का महीना हमारे तकवे को तैयार करने का महीना है, हमारे इस्तिकामत को तैयार करने का महीना है। हमें मालूम है इस्लाम की तारीख में पहला रमज़ान और पहला जंग हुआ, द बैटल ऑफ बदर, 17 रमज़ान। कब हुआ जंग बदर की? हम रमज़ान के महीने में, पूरे रमज़ान के महीने में क्या एक बार दुआ करें ये जेलों में जो मुसलमान बच्चे हैं उनके लिए? पूरे रमज़ान में दुआ किए? मैं पूछना चाहता हूं, एनआरसी सीएए एजिटेशन में कैसे कैसे बच्चे जेलों में है मालूम है आपको? आईआईटी में पढ़कर बाहर आए इंजीनियर्स जेलों में है, महीना पगार उसका 13 लाख रुपया, 12 लाख रुपया पगार था। यह कौम के लिए कुर्बान होकर जेलों में है वो बच्चे। क्या हमें पूरे रमजान में एक बार उनके लिए दुआ करें? अल्लाह हमें कहां से मदद करेगा? अल्लाह की मदद कहां से आएगी? कौन हमें मदद करेगा? वो बच्चे एनआरसी सीएए एजिटेशन ये देश का कोई बड़ा उलेमा आकर शुरू नहीं किए। एनआरसी सीएए एजिटेशन ये देश का कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर आके शुरू नहीं किया। एनआरसी सीएए एजिटेशन कौन शुरू किए? जब हमारी सिटीजनशिप हमारे हाथ से छीनने की जो साजिश चल रही थी, उस वक्त पर कौन आकर मैदान में उतरे? वो कॉलेज में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले वो बच्चे आए। पहला कोई संगठन एनआरसी सीएए के खिलाफ कोई संगठन उठकर खड़ा, वो पॉपुलर फ्रंट उठकर खड़ा। हम लोग क्या बोले? बॉयकॉट एनआरसी, बॉयकॉट सीएए, बॉयकॉट सीएए। ये कोई पेपर का मसला नहीं, ये कोई सरनेम का मसला नहीं, ये कोई कमा फुल स्टॉप का मसला नहीं, ये मसला आरएसएस का मसला है। इसके आगे कोई डॉक्यूमेंट बताने की जरूरत नहीं है, इसके आगे कुछ हम बताएंगे नहीं। हम इसके आगे उठकर खड़ेंगे, रोडों में आकर हम हंगामा करेंगे, रोडों में आकर हम जमहूरी तरीके से हम आवाज बुलंद करेंगे, हम इनके आगे सर नहीं झुकाएंगे। ये पॉपुलर फ्रंट ने बोला। उस आवाज के साथ इस देश के जो बच्चे आकर खड़े, उसके वजह से 2000 बच्चों के ऊपर केस हुआ। आज भी तकरीबन 1000 से ज्यादा बच्चे आतंकवादी के नाम पर जेलों में है। हाल ही में दिल्ली में एक बच्चे को मैं मिलकर आया, दिल्ली में एक लड़के को मैं मिलकर आया, तकरीबन 3 महीना जेल में था। 3 महीने में 2 महीने जो सेल में था, उधर रोशनी तक नहीं थी उस सेल में। किसके लिए गया उन्हें जेल को? तुम्हारे लिए गया उन्हें जेल को। और उसको मालूम है दुनिया के 13 कंट्री से उसको वीजा है, सिटीजनशिप है उसके पास दुनिया के 13 कंट्रीज में। दुनिया के टॉप 12 कंट्रीज के यूनिवर्सिटीज का उसके पास जो है एडमिशन उसके पास उसके टेबल में पड़ा है। वो छोड़कर इस कौम के लिए जेल को गया उन्हें। क्या पूरे रमजान में एक बार हम दुआ करें उसके लिए? पूरे रमजान में दुआ किए, कौन आकर मदद करेगा? कौन आकर लड़ेगा आपके लिए? हु विल बी देयर टू फाइट फॉर यू? ये जो टपोरी जो मुसलमान लीडर्स हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में बड़े बड़े कारों में घूम लेकर, ये सब कौन है ये लोग? क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है? क्या है उनके पास? कौम को बेचकर वो लोग यहां तक आए। नहीं बेचते तो उन्होंने रोड में जो है इडली बेचने की, रोड में चीला बेचने का उनका औकात नहीं है। कौम को बेचने के वजह से ये लोग आए यहां तक। आकर वो लोग खड़े, हु आर द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम उम्मा? कौन मुस्लिम उम्मत का, इस देश का लीडर? जिन्हें आपके लिए लड़ा उन्हें आपका लीडर है,
जिन्हें आपके लिए जेल को गया उन्हें आपका लीडर है, जिसके ऊपर केस है, जिसके घर को पुलिस आई उन्हें आपका लीडर है, ना कि बड़े बड़े कपड़े पहन लेकर उसके साथ 15-20 टपोरियों के साथ बड़े बड़े कारों में घूमने वाले। ये कहां के लीडर है? और ये लोग गद्दार है, ये गद्दार थे और गद्दार रहेंगे। ये लोग ये सिंह वाली हिरन के खिलाफ कहते हैं कि ये पीएफआई बड़ा प्रॉब्लम है, ये एसडीपीआई बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों मालूम है? उनको मालूम है मैं रोड में जो है पान बेचने की औकात नहीं रखता हूं, मैं पान बेच के जीने की औकात नहीं रखता हूं, मेरी असलियत को ये लोग पोल खोल देंगे, तो उसके वजह से ये लोग हमारे खिलाफ जाकर बोलते हैं। तो भाइयों, आज भी इस कौम में हीरे मोती है, मगर इस हीरे मोतियों को समझने की, परखने की अक्ल हमें रखना चाहिए, वरना ये लोग आपके लिए लड़कर जेलों में सड़कर चले जाएंगे। इधर आए हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं, टॉक टू पीपल। वी आर इन ए डेमोक्रेसी, वी आर स्टिल इन ए डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी में है, ये खत्म होने वाला है। ये आरएसएस इसको खत्म कर देगा, ये बीजेपी इसको खत्म कर देगा। वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर डेमोक्रेसी, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हमें हमारे डेमोक्रेसी को बचाना है। तो भाइयों, ये एक बात बोलकर मेरी बात को मैं खत्म कर देता हूं। ये एक बात बोलकर, जब किसी को बुखार आ जाती है, उसका दिमाग बुखार का माइंडसेट होना है। किसी को जुकाम हो जाता है तो उसका माइंडसेट जुकाम का माइंडसेट होना है। माइंडसेट, जुकाम आता है जाता है, जुकाम आता है जाता है, बुखार आती है जाती है। मगर जब किसी को गैंग्रीन आ जाता है, गैंग्रीन बोले तो मालूम है आपको, शुगर पेशेंट्स को पैर में फोड़ा आ जाता है, पैर में फोड़ा आ जाता है, वो आकर जाने वाला नहीं है। उसके खिलाफ लड़ने के लिए कुछ कुर्बानी करना ही पड़ेगा, उसके खिलाफ लड़ने के लिए कुछ कुर्बानी करना ही पड़ेगा। जुकाम समझकर आप बैठ गए तो वो आपको खत्म करके चला जाएगा। इस देश में आरएसएस बोलकर एक गैंग्रीन आकर है, ये गैंग्रीन इस देश को धीरे 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 खाकर आपको खा के खत्म कर देगा। ये गैंग्रीन से बचना है, ये गैंग्रीन के खिलाफ लड़ना है तो कुछ कुर्बानी करना ही पड़ेगा। विदाउट सैक्रिफाइस, विदाउट एनी पेन देयर इज नो गेन। ये कुर्बानी के अलावा कोई चारा नहीं। लोग बोलते हैं एसडीपीआई में जाओ ना को तुम्हारे ऊपर केसा हो जाती, एसडीपीआई में जाओ ना को तुम्हारे ऊपर जेला हो जाती। हमें भी बोलती हाओ होती हमारे साथ आए तो केसा, हमें नहीं बोलती। हम ना ताज और तख्तों में तुम ना बिठाने वाले भी नहीं है। हमें एसडीपीआई में आए तो लोग हम बोलती, पीएफआई में गए तो कैसा हो जाती, हमें भी बोलती होने वाला अच्छा है, हमें नहीं करके नहीं बोल रही। तो भाइयों, ये रास्ते में ये गैंग्रीन जो है, ये गैंग्रीन को लड़ना है तो कुछ कुर्बानी करना ही पड़ेगा। बिना कोई कुर्बानी के हम पा नहीं सकते, बिना कोई कुर्बानी के आरएसएस से आप लड़ नहीं सकते। झूठे केस आप पे डालेंगे, पुलिस आपके घर को आएगी, झूठे केसों में ईडी आपको आके अरेस्ट करेगी, झूठे केसों में आपको 2-2 साल 5-5 साल जेलों में डालेंगे। यह सब चीज आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं तो गुलामी के लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए आप रेडी नहीं तो आपके बच्चों को इस देश में गुलाम बनाकर जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए तैयार है तो हमारा बहुत बेहतर ब्राइट फ्यूचर है। और इस रमजान में आखिरी हमारे साथ 3-4 दिन है। ये 3-4 दिन में सुजूद में, रुकू में, दुआओं में यही मांगो, सब्रनो सब्बित अख्तामना, या अल्लाह मुझे सब्र दे और साबित खत्म दे। मैदान से भागने वाला मैं नहीं रहना चाहिए। आज इंटरनेट में, गूगल में जाकर लोग मलेशिया का वीजा, मलेशिया का सिटीजन, तुर्की का सिटीजन, अमेरिका का सिटीजन, कनाडा का सिटीजन, इस्माइल सेठ मस्जिद के सामने फ्रेजर टाउन की चाय की दुकान के चर्चे। क्या मालूम है, इंडिया तो हमारे लिए बराबर का देश नहीं, हम इंडिया छोड़ के भागेंगे। ये इंटेलेक्चुअल एलीट, ये पैसे वाले मालदार मुसलमानों की यही बीमारी है, ये मैदान छोड़ के भागने वाले लोग हैं। ज्यादातर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन बैठकर गूगल में सर्च करते हैं कि हमें अमेरिका में वीजा कैसा मिलेगा, हमें ऑस्ट्रेलिया में कैसा मिलेगा। कि आप लोग मैदान छोड़कर भागेंगे कि गरीब मुसलमान जाकर लड़ेंगे, ये गरीब मुसलमान जाकर लड़ेंगे। तो इंटेलेक्चुअल एलीट, द मालदार मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, पहले उन्हें आकर कुर्बानी करना, पहले उन्हें आकर फेस करना, पहले उन्हें आकर। ऐसे एक दौर में, ऐसे एक जमाने में एक बार भी तेरे घर को पुलिस आकर नहीं गई, एक बार भी तेरे ऊपर केस नहीं हुआ डेमोक्रेटिक एजिटेशन का,
तो इस कौम का लीडर तू नहीं है, इस कौम का लीडर तू नहीं है। मुझे फक्र है कि मेरे ऊपर एनआरसी एजिटेशन का केस है, मुझे फक्र है कि बाबरी मस्जिद का केस मेरे ऊपर है, मुझे फक्र है कि मेरे घर को पुलिस आकर गई, मुझे फक्र है कि एक दिन ना एक दिन इस कौम के लिए मैं जेल जाने वाला हूं, मुझे फक्र है। ये नहीं है तो इस कौम का लीडर नहीं बन सकता। दे आर नॉट द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम उम्मा। मुस्लिम उम्मत के लीडर्स, इस देश के लीडर्स वही लोग बन सकते हैं हु आर प्रिपेयर्ड फॉर ए सैक्रिफाइस, हु आर प्रिपेयर्ड टू कंट्रीब्यूट। नहीं तो तब्दीली आने वाली नहीं है। ये इफ्तार पार्टी से, इफ्तार प्रोग्राम से मैं इतना ही कहता हूं कि हम लोगों को काम बहुत है। वी हैव टू वर्क फॉर ए बेटर फ्यूचर। हमारे लिए हम वो माइंडसेट के साथ काम नहीं करेंगे तो हमारे देश के जमहूरियत को, हमारे देश के संविधान को हम कहां से बचा सकते हैं। बचाने के लिए वी हैव टू सैक्रिफाइस। यही कहते हुए मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।